नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं बुंदेली दस्तक। मैं हूं आपका देवेंद्र कौशिक। मतदान झांसी ललितपुर लोकसभा सीट पे हो गया है। 4 जून को रिजल्ट आने वाला है। कौन जाएगा झांसी ललितपुर का सांसद बन के दिल्ली? किसको मिलेगी दिल्ली के संसद में कुर्सी? आइए जानते हैं। क्षेत्र की जनता हमारे साथ में मौजूद है। आज हमारे साथ मेहमान हैं विरधा क्षेत्र के सम्मानित युवा कहें या वरिष्ठ नागरिक कहें, ऐसे चंद्रभूषण तिवारी जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है बुंदेली दस्तक में। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी। बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आपने हमें इसमें स्टूडियो में बुलाकर जनता की सेवा करने को कहा। चूंकि हम आपको बता दें कि तिवारी जी एमकॉम के छात्र रहे हैं, राजनीति में अभी आपकी हिस्सेदारी रही है। आप पूर्व में ग्राम पंचायत का चुनाव भी लड़ चुके हैं, तो आपके पास राजनीति का अनुभव भी है। क्या माहौल लग रहा है? जनता ने किसको मतदान किया है? कौन जाने वाला है दिल्ली? देखिए, माहौल तो जो भी जनता जनार्दन का है वो तो ईवीएम में कैद हो चुका है और 4 जून को जो भी रिजल्ट आएगा वो सब जनता के सामने होगा। लेकिन इतना ज़रूर है कि अगर हमने गीता में साफ लिखा है कि जो देश की सुरक्षा, राष्ट्र की सुरक्षा और धर्म की रक्षा, सनातन धर्म की रक्षा करे, उसी के लिए राष्ट्र हित में वोट करना चाहिए। तो मेरा कहना है कि मोदी है तो मुमकिन है। तो आपने भी कह दिया है कि मोदी है तो मुमकिन है। साफ दिखाई दे रहा है कहीं ना कहीं इस क्षेत्र से किसकी आवाज़ उठी है, अनुराग शर्मा या प्रदीप जैन? नहीं, देखो, ये तो नहीं कह सकते हैं, लेकिन एक प्रकार से बहुत ही टाइट मामला है दोनों में। और लेकिन अंतरात्मा की आत्मा है कि विजय ही हमारे सनातन धर्म की हो गई। जी, तो कहा है कि विजय सनातन धर्म की होगी। आपसे जानना चाहते हैं कि अब सांसद तो जिसको बनना होगा वो 4 तारीख को बन जाएगा, लेकिन ऐसी कौन सी समस्याएं हैं क्षेत्र की जिनको दूर होना चाहिए? सांसद को प्रयास करना चाहिए कि ये क्षेत्र की समस्याएं दूर हों। देखिए, सांसद तो जो प्रतिनिधि हैं, तो सांसद तो जनता चुन देती है, लेकिन जो उनके प्रतिनिधि हैं तो उनसे साफ एक उद्देश्य है, साफ स्पष्ट है कि उन लोगों के लिए हमारे क्षेत्र की जो भी परेशानी है, बेरोजगारी है, पलायन की स्थिति है, बहुत ही ललितपुर जिले की सबसे खतरनाक स्थिति है ये पलायन की। और करीब हम किसी के नहीं माने, लेकिन हमारी वृद्धा से कई युवा लोग बाहर काम करने जाते हैं। तो ये जो भी प्रतिनिधि हैं सरकार के, उनके लिए, सांसद के लिए रखना चाहिए ये बातें कि हमारी यहाँ स्थिति बहुत ख़राब है। और मेरा मानना है कि अगर स्थिति सामने रखने के बाद और सांसद महोदय जो प्रतिनिधि चुने जाएं तो वो सांसद ने मुद्दा उठाएं और मुद्दा उठा के ये पलायन वाली स्थिति, बेरोजगारी स्थिति को हम ख़त्म कर सकते हैं। लेकिन हमारे यहाँ वास्तव में पलायन और बेरोजगारी स्थिति बहुत ज़्यादा है और अगर इसको सुचारू रूप से अगर मुद्दा नहीं उठा गया तो ये आगे बहुत ही खतरनाक हो सकती है। जब हम आपकी ग्राम पंचायत में आए तो सुना कि आप ग्राम पंचायत का चुनाव भी लड़ चुके हैं। जी, क्या ऐसा विषय रहा जिसके लिए आप ग्राम पंचायत का चुनाव लड़े थे? देखिए, चुनाव तो लड़ना सबका एक हक है और कोई भी लड़ सकता है और जनता का ये आशीर्वाद रहता है, जिसको दे उसका आशीर्वाद उसके ऊपर है। जनता ने जो भी आशीर्वाद दिया था हमने उसको स्वीकार किया और बाकी भगवान की इच्छा है, जो है उसकी इच्छा थी, उसकी भाग्य में थी, वो जीत के चुका था। अच्छा, तो कहीं ना कहीं आप प्रधान बनते तो ऐसे कौन से काम होते जो आप सबसे पहले कराते? अब से एक प्रधान बनता तो मैं, हमारा एक ही उद्देश्य था कि इस गांव में जो पलायन और बेरोजगारी की स्थिति है उसको देखते हुए एक प्लांट की सरकार से मांग करते कि प्लांट हमारे गांव में खोला जाए। और जब प्लांट के लिए बात आती गवर्नमेंट की और उसके सामने ये रखते तो गवर्नमेंट कहती क्योंकि उसको लैंड की ज़रूरत पड़ती, ज़मीन की ज़रूरत पड़ती। और जब ज़मीन नहीं मिलती, क्योंकि हमारे अधिकांश सिंचाई वाली ज़मीनें हैं, उपजाऊ वाली ज़मीनें हैं, तो वो इसकी जो गुडविल है बहुत ज़्यादा है, तो सरकार इसकी कॉस्टली नहीं दे सकती थी किसानों के लिए। तो एक प्रकार से माननीय योगी जी ने जब 17 में सरकार बनी थी, 18-19 में योगी जी ने एक स्कीम निकाली थी, अगर कोई प्लांट खोलना चाहता है तो लीज पे ज़मीन रखकर वो प्लांट हम उसके लिए दे सकते हैं। तो मेरा मानना है कि अगर हम प्रयास करते पूरे ग्रामवासी, मैं प्रधान अगर होता तो एक प्लांट वृद्धा में अवश्य खुलवाया जाता। उस प्लांट के माध्यम से हमारे पूरे
क्षेत्र के लोग जो युवा लड़के हैं वो सब रोजगार हो जाते, उनके लिए कहीं बाहर पलायन की स्थिति नहीं बनती और हम आज हमारा वृद्धा भी बहुत आगे होता। तो क्या हम लोग आगे भी राजनीति में आपको किसी पद पे देखेंगे क्या? देखिए माननीय देवेंद्र जी, अभी अभी करीब 2-3 महीने चुनाव के पहले चैत मास में एक पटेल जी की जयंती का समारोह हुआ था, उसमें सभी लोग आए थे। उसमें सांसद जी ने भी ललितपुर ज़िले के लिए एक इंजीनियरिंग कॉलेज, सरकार गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज की घोषणा की थी। उसमें सांसद जी के दूसरे दिन ही हमने बात की, बल्कि उनसे 3 बार बात भी सांसद जी से। तो एक सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए ज़मीन की आवश्यकता थी। हमने हमारे बड़े भाई श्री सुरेश त्रिपाठी जी ने सांसद जी से बात करके उनके लिए 8 एकड़ तक की ज़मीन दान पत्र में देने के लिए कहा था, ताकि ज़मीन हम दान पत्र में फ्री में देते, लेकिन हमारे जो आने वाली युवा जो छोटे बच्चे थे सभी वर्ग के, आज वो पढ़ते लिखते तो उसका एडमिशन होता तो देश में लिए उनका नाम होता, लेकिन हमारे प्रयास से कुछ नहीं था। हमने सबसे कहा कि सब पूरा गांव प्रयास करे, इसके लिए हम आगे तैयार हैं। अच्छा, मैंने देखा कि शिक्षा के संसाधन कहीं ना कहीं बहुत कमज़ोर हैं। मतलब अगर कक्षा 12 की भी पढ़ाई करनी है तो यहाँ कोई गवर्नमेंट कॉलेज भी नहीं है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया, ये सही बात है कि इंटर करने के बाद, क्योंकि जो जिसके बच्चे होते हैं उनके लिए आगे जो भी रास्ता होता है, किसी को इंजीनियरिंग की ज़रूरत पड़ती तो किसी के लिए डॉक्टरी की, किसी को बीटेक के, किसी को एमटेक की, अपनी अपनी ये रास्ता होते हैं। लेकिन वास्तव में अपने यहाँ 12 पास करने के बाद आगे जाने के लिए बच्चों के लिए कोई सुविधा ऐसी नहीं है जिसके माध्यम से हम उन बच्चों को आगे बढ़ाया जा सके। जी, वृद्धा क्षेत्र के लिए आप क्या सोचते हैं कि अब क्या होना चाहिए वृद्धा क्षेत्र में? देखिए, यह भी बहुत अच्छा प्रश्न किया और हम चाहते हैं कि ये प्रश्न जनमानस के पास जाना चाहिए और हम जितने भी हमारे वृद्धा की जितने प्रतिनिधि हैं, किसी भी पार्टी के हों, चाहे भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे वो विपक्ष के कांग्रेस के हों, और हम सब एक वृद्धा के विकास के लिए एक साथ आएं और एक आवाज़ उठाकर ये वृद्धा के लिए विकास के लिए वो ले जाएं, ताकि ये वृद्धा, क्योंकि एक तो NH-44 लगा हुआ है, ब्लॉक भी है, 20 किलोमीटर ललितपुर पड़ता है, बाकी सब सुविधाएं हमारे पास में, ब्लॉक भी है, अस्पताल भी है, सामुदायिक केंद्र भी है और सेंटर कॉलेज भी है, तमाम बैंक भी हैं, तमाम सुविधाएं। और यहाँ से कम 45 से 50 गांव के लोग डेली यहाँ मार्केटिंग के लिए आते हैं। तो हमें सभी लोगों से, सभी पत्रकार बंधुओं से निवेदन है, जितने भी जो पत्रकार हैं हमारे वृद्धा के युवा वर्ग के लोग, उनसे बहुत बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि ऐसी आवाज़ें उठा रहे हैं, उठाते रहें और इस विकास के लिए सब लोग एक साथ में आए, एक मिलकर आवाज़ उठाएं, ताकि ये वृद्धा आगे जा सके और हमारे युवा वर्ग बच्चे हैं और बच्चियां हैं उस क्षेत्र के लिए आगे बढ़ सकें। इसके लिए हम सबको इकट्ठा होना चाहिए, ज़रूरी है। सरकार की सबसे अच्छी योजना कौन सी लगती है? सरकार की तो देखो, सरकार की जो योजनाएं तो मेरे हिसाब से सरकार की योजनाएं बहुत सब अच्छी हैं, लेकिन सरकार की योजनाओं में से एक अच्छी योजना है जो आपकी सम्मान निधि योजना है जी, वो कुछ गरीबों के लिए अच्छी है। बाकी सरकार से अगर हम चाहते हैं कि सम्मान निधि बंद करके, जैसे आप 16,000 करोड़ का बजट रखते हैं सम्मान निधि में, इसके 16,000 करोड़ के बजट में आप 2 ललितपुर ज़िले में 2 फैक्ट्री खुलवा सकते हैं, तो आपको 2,000 की जगह आपके वो सभी लोग उसमें रोजगार हो सकते हैं। और बाकी जो सरकार की योजना है, जी जी, जैसे आपका सैदपुर में बल्लभपुर पार्क खुल रहा है, झांसी में उसका मिलिट्री का जो भी आपका जो खुल रहा है सरकार की, तो सरकार की योजनाएं तो बहुत हैं। आज हम माननीय मोदी योगी जी की वजह से आज हम अन्य देशों के लिए हथियार सप्लाई करने लगे हैं, तो ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये तो सरकार जो पहले हम उनके भरोसे रहते थे किसी भी देशों के पास कि हम हथियार ये लेना है वो लेना है, लेकिन आज इनकी मोदी जी की वजह से आज हम हथियार उन सभी देशों को सप्लाई कर रहे हैं। और उनकी जो कॉस्ट है, कम से कम अभी हमने 2 महीने पहले पढ़ा था, 43,000 कुछ करोड़ों की गवर्नमेंट को इसकी इनकम हुई है। ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आप शिक्षित भी हैं, तो युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? युवा वर्ग है आगे बढ़े और जो भी इसके लिए जो भी हम लोगों की ज़रूरत पड़ेगी,
उसके लिए हम तत्पर आगे तैयार सभी लोग रहेंगे। और युवा वर्ग है, उनसे निवेदन है और हम उनसे चाहते हैं कि वो आगे बढ़ें और अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए हर प्रयास करें, क्योंकि अगर मंजिल पर पहुंचना चाहते हैं तो आप सीधे सीधे प्रयास करिए। सफलता तो लगी रहती है, लेकिन असफल होने के बाद भी हमको सफलता मिलती है। हम आपको बता दें कि भूषण तिवारी जी के परिवार में उनके चाचा जी, जो कि कांग्रेस पार्टी के 2 बार जिलाध्यक्ष रहे, लखनलाल त्रिपाठी जी, उनसे क्या सीखा आपने? देखिए, स्वर्गीय श्री लखनलाल जी त्रिपाठी मेरे सगे चाचा थे और राजनीति के क्षेत्र में बहुत ही बड़े, एक ललितपुर ज़िले की राजनीति में बहुत बड़े चाणक्य थे। और करीब 1980 से लेकर 92 तक वो जिला सहकारी बैंक अध्यक्ष और 2 बार जिला ललितपुर के कांग्रेस अध्यक्ष रहे। और उनके पास सिर्फ एक बात थी कि वो हमसे हमेशा कहते थे कि बेटा, आगे बढ़ने के लिए हमेशा ईमानदारी और साफ नेक नीयत रखना ज़रूरी है। इंदिरा गांधी जी बड़ी प्रभावित रही हैं आपके चाचा जी से, मैंने ऐसा सुना है। देखिए, चाचा ने छोटे से संघर्ष किया था और एक बता दें कि जो उनके बुंदेला परिवार से आर्थिक संबंध रहे हैं और उन्होंने ही बुंदेला परिवार को आगे बढ़ाया था। और जो हमारे उत्तर प्रदेश के 5 बार मुख्यमंत्री रह चुके माननीय ND तिवारी जी, उनके एक बहुत ही खास रहे और उनके साथ रहते हुए उन्हें ईमानदारी चलकर हमारे ललितपुर ज़िले को राजनीति में बहुत योगदान रहा और उन्हीं की नीति पे आज हम चल रहे हैं। तो आगे हम लोग भूषण तिवारी जी को कहाँ देखेंगे? कौन सा चुनाव लड़ेंगे भूषण तिवारी जी? देखिए, राजनीति से तो हमने त्यागपत्र दे दिया है। जितना हमारा प्रयास है कि हम युवा वर्ग के बच्चों को और बच्चियों को जो भी प्रयास होगा उनको आगे बढ़ने के लिए जो भी सहायता होगी, उनके आधार पर जैसे पढ़ रहे हैं लिख रहे हैं उनके आधार पर आगे चल के उनका हम सहयोग करेंगे और उनको आगे बढ़ाने, किसी जाति धर्म का हो उसको आगे बढ़ाएंगे। और जो भी उसके लिए जब तक वो मंजिल पर नहीं पहुंच पाए तब तक उसको हम पकड़े रहेंगे। ये थे वर्धा क्षेत्र के वरिष्ठ समाज सेवी, नेता भी रहे हैं, ग्राम पंचायत का चुनाव भी लड़ा है। आप बहुत शिक्षित भी रहे हैं, आपकी शिक्षा अच्छी हुई है, आपके परिवार राजनीतिक परिवार भी रहा है। ऐसे भूषण तिवारी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद बुंदेली दस्तक में जुड़ने के लिए। आज हमें बहुत ही खुशी होती है कि बुंदेली दस्तक के माध्यम से ये बात रखने के लिए हम देवेंद्र कौशिक जी का बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। और आज हमें पूरे ललितपुर ज़िले में, मतलब कि झांसी बुंदेलखंड में भी आज बुंदेली दस्तक के माध्यम से ये जनता के प्रति जन जन में बातें जा रही हैं। और वृद्धा का बड़ा सौभाग्य है कि सही पत्रकार बंधु इसका आर्थिक सहयोग कर रहे हैं। इन बातों को, जनता की जो भी समस्याएं हैं, जितनी रोजगार है, बेरोजगारी है, शिक्षा का क्षेत्र है, राजनीति का क्षेत्र है, इसमें आगे बात रखने के लिए आगे प्रेरित कर रहे हैं। और हम सभी पत्रकार बंधुओं का आभार व्यक्त करते हैं कि मेरा मान मेरा सम्मान और देवेंद्र कौशिक मेरे गांव का स्वाभिमान। जय हिंद, जय भारत।